नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। सियासी मंजरनामे पर काफ़ी हलचल है। आज हमने देखा कि वज़ीर सेहत ने जो इमरान खान साहब की जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मंजरेआम पर आई है। बहुत से उसमें उन्होंने दावे किए हैं। आई डोंट नो कि इतनी अब ये चीज़ें चल रही हैं वो कितनी ऑथेंटिक है। ये भी सवालात उठेंगे कि आखिर इतना टाइम क्यों लगा इस रिपोर्ट को जारी करने में। नेवरदलेस हम उनके कॉन्टेक्ट पे बात नहीं करते। दूसरा जो सिग्निफिकेंट चीज़ आज जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने कंफर्म किया कि जो 9 मई के वाक़यात हुए उसके बाद कोई 499 जो FIRs हैं मुल्क भर में वो दर्ज की गई, लेकिन उसमें से कहते हैं कि सिर्फ 6 FIRs ऐसी हैं जिसका जो ताल्लुक है या जो मुकदमात हैं वो आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलेंगे। और उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि 33 जो मुल्जिमान हैं उनको मिलिट्री अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया गया है उनके ट्रायल के हवाले से। तो शहबाज, एक तरफ तो ये चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ आई थिंक जो मई 9 के वाक़यात हैं उससे पहले ये लग रहा था कि जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब हैं, वो बिल्कुल अनटचेबल हैं, मतलब वो जो मर्जी कर लें, दे कैन गेट अवे विद दैट। लेकिन मई 9 के बाद आई थिंक जो एक टर्न अराउंड हुआ है। अब अगर आप देखें, एक तरफ उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरी तरफ जौक दर जौक और आम लोग भी नहीं, इवन के असद उमर जैसे लोग जो बजाय उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं छोड़ी बट अपना ओहदा छोड़ देना, जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, तो आई थिंक लगता यही है कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किल वक्त है। और जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, थिंग्स आर गेटिंग वेरी अगली आई बिलीव। देखिए कामरान, ये जो कुछ भी ये हो रहा है ना, हमारा जो जुडिशल सिस्टम उसकी मौकरी है, उसका एक मजाक बना हुआ है। अगर कोई मुलव्वस है किसी वाक़े में, उसके ऊपर किसी भी वजह से कोई केस हुआ है तो उसको कोर्ट को फेस करना चाहिए, तमाम लीगल प्रोसेस से गुजर के उसकी जमानत होनी चाहिए और बाइज़ तरीके से उनको रहा करना चाहिए। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो, अगर है तो फिर उनको पनिशमेंट करना चाहिए। अब ये क्या तरीक़ेकार है जी कि आप खान साहब को छोड़ दें, PTI को छोड़ दें तो आपके तमाम गुनाह जो है वो माफ़ हो गए हैं, आप वापस चले जाएं, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें, किसी और ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो सियासत के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि अब लोगों का एतबार खत्म होता जा रहा है। अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान उन्होंने जो रिमार्क्स दिए ये जमानतों के जब केसेस आए तो उन्होंने कहा है कि बेहतर है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें ताकि मामला जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मीन के वो भी एक हेल्पलेसनेस है कि अगर हम जमानत दे भी देंगे तो आपको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बट नेवरदलेस आई थिंक रियासत में अगर मैसेज देना वो बहुत क्लियर तरीके से दे सकती है। रियासत ने ये मैसेज दिया कि आर्मी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, ना इसको टॉलरेट किया जाएगा, ना किसी को इजाजत दी जाएगी। ये चीज बिल्कुल ठीक मैसेज था और इसको इंप्लीमेंट करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। जिस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि सिविलियंस को जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए। हुकूमत कर रही है, आर्मी करना चाह रही है, ठीक है, उनका वो बेहतर समझते होंगे, लेकिन इसके दूरस्थ जो नताइज हैं वो अच्छे नहीं। लेकिन आई थिंक उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दूसरा देखें, आपको याद होगा जब ट्रंप हारे थे और उसके बाद उनके जो लोग थे उन्होंने कैपिटल हिल में जिस तरीके से इसी तरीके से वो अंदर घुस गए थे और आज वहां पर भी उन लोगों को सजाएं दी गई हैं। कोई 18 साल से 4 साल तक की सजाएं दी गई हैं। जो मास्टरमाइंड था उसको गालिबन 18 साल की सजा दी गई है, क्योंकि ऑब्वियसली जो कैपिटल हिल उनके जो लॉज है उसी के तहत, क्योंकि वो तो उनकी पार्लियामेंट पे हमला हुआ था ना। यहाँ पे भी जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 33 लोग हैं जो हमने हवाले किए हैं, 499 जो मुकदमात कायम, उसमें से 6 जो हैं उनका ताल्लुक सिर्फ मिलिट्री से। और वो कह तो रहे हैं कि जो लोग क्योंकि ये भी हो रहा है कि कई लोग तो, हर बंदा तो वायलेंट नहीं था, वो ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग अगर मुलविस नहीं थे तो वो जो अश्योर कर रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा। नहीं केस आई थिंक इस सारी जो हमने तमहीद जो बांधी है, असल इशू तो पाकिस्तान का है नहीं ये। और लेकिन क्योंकि इन मामलात की वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है वो पहले ही ख़राब है और मज़ीद चीज़ें वो कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, तो इस माली साल के जो ज़ाहिर है कि अब कंक्लूड हो जाएगा, उसके जो अबूरी जो नंबर्स होते हैं वो आ गए हैं। एक जो पंच लाइन है कि जितने भी टारगेट सेट किए थे जो गवर्नमेंट ने वो तो मिस हो गए हैं और जो ग्रोथ के फिगर्स हैं वो भी बड़े अलार्मिंग हैं। तो असल इशू तो इस वक्त ये है, हम लगे हुए हैं दूसरी जो धींगा मुश्ती चल रही है।
ये खुशकिस्मती है इसहाक डार साहब की, प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब की, कि इस मौके के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है जब पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल नोज डाइव हो चुकी है। अब पहले जो कहा जाता था कि इकॉनमी वेंटिलेटर के ऊपर, अब तो शायद वो वहां से रिकवरी के भी जो वेंटिलेटर से चांसेस, मुझे नहीं पता। वैसे एक आध मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, इसहाक डार साहब से मंसूब बयान था कि अब जो पाकिस्तान की मैशत है वो सही ट्रैक पे आ गई है, बेहतरी की तरफ। वो ठीक है, पर मुझे खुश हो रहे हैं कि अब IMF वाकई बयान दिया ये वाला, ये बात हुई है उन्होंने। अच्छा, मैंने पहले बिलीव नहीं किया। मैंने कहा ये इसहाक डार साहब कैसा, अगर उनका ये काम है कि बेहतरी की तरफ जा रही है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन नाज़रीन, जो नंबर्स हैं वो झूठ नहीं बोलते, इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। इस साल का हुकूमत का जो GDP ग्रोथ का हदफ था, जो वो इनका 5% का था। एक इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से एक नंबर अप्रूव किया गया है मीटिंग में नेशनल अकाउंट्स कमेटी की। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको हिंट किया था कि मीटिंग डिले हो रही है और क्यों डिले हुई है, तो वो सारी वजूहात भी सामने आ गई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले नंबर की बात कर लेते हैं। 5% का जो हदफ था उसके मुकाबले में 0.29% GDP ग्रोथ रही है माली साल 2022-23 में। पॉजिटिव ग्रोथ है, मामूली सी पॉजिटिव है। हालांकि जो मेजॉरिटी जो थी लोगों का ख्याल था, जो नंबर्स को फॉलो कर रहे थे कि ये नेगेटिव ग्रोथ होगी। एक दफा फिर लास्ट टाइम ये हुई थी जब कोरोना वायरस का फैलाव हुआ था, पाकिस्तान की इकोनॉमी उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। तो इस दफा बजाय कॉन्ट्रैक्शन के जो हालात चल रहे हैं, पॉजिटिव ग्रोथ 0.29% दिखाई गई है। पिछले साल ये ग्रोथ की शरह जो थी वो 6.1% थी। इसमें जो ज़राअत का शोबा है, सरप्राइजिंगली उसमें 1.6% ग्रोथ दिखाई गई है। अब इस बहुत सारे जो तखमीने थे वो तो ये थे कि ज़राअत की, इवन कि अपना जो वजारत खजाना की जो अजम्पशंस उन्होंने इस्तेमाल की थी एक वर्किंग पेपर में, उसमें भी वो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे थे ज़राअत की। बहरहाल नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने इसमें भी 1.6% ग्रोथ इस सेक्टर में अप्रूव की है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने दिखाई है कि मनफी ग्रोथ 2.94% है। हालांकि जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा मनफी ग्रोथ की बात हो रही है। और जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें ग्रोथ है 0.86%। तो मुख्तसरन बात यह है कि इस साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह में बेतहाशा इजाफा हुआ, 36.4% रही है अप्रैल तक। बेरोजगारी में भी उसके साथ इतना इजाफा हुआ। उसकी वजह यह है कि अगर ग्रोथ आपकी बिल्कुल फ्लैट है, वो भी एक कंट्रोवर्शियल नंबर है, ये भी अब बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते कि ये भी 0.3% भी ग्रोथ है। तो अगर इतनी ही ग्रोथ है, फ्लैट ग्रोथ है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेतहाशा बढ़ती है। कामरान, ये एक ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर है। अब इसमें जो सेक्टोरल जो नंबर्स हैं वो भी डिस्कस तो किए जा सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नंबर अप्रूव किया गया है, मेरा ख्याल उस पर आगे जाके बात करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो ज़ाहिर है कि बाकी नंबर्स तो आपने दिए हैं, अब इसमें एक और जो चीज़ है कि ओवरऑल जो हमारी मईशत का साइज है वो भी मतलब पहले अगर GDP जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी का साइज था वो $375 बिलियन था, अब वो कम होके कोई $341 बिलियन पे आ गया है। तो आप तसव्वुर करें कि ये, मैं वैसे कहीं एक नंबर पढ़ रहा था कि भारत की जो रियासत है महाराष्ट्र, उसका जो अगले साल कहा जा रहा है कि जो GDP का साइज होगा ना वो $425 बिलियन होगा, सिर्फ महाराष्ट्र का एक रियासत। हम काम करते ना यहाँ से। और जो पाकिस्तान है मतलब 23, 24, 25 करोड़ का ये मुल्क है, हम आगे बढ़ने के बजाय, मतलब चले वो स्टैटिक रहते फिर भी बात थी, हम पीछे आ रहे हैं। तो मतलब इट्स वेरी अलार्मिंग। और ये उस वक्त हो रहा है जब ये तरीके अदम एतमाद जब लेके आए थे, इन्होंने यही कहा था ना कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहे हैं और हम पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हैं, तो ये उन्होंने बचाया। देखिए, जो डिटेल्स अगर हम जाते हैं ना, तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट पिछले एक साल में हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हाल है। अगर हम सिर्फ सैलाब को ही जिम्मेदार ठहराते तो एग्रीकल्चर सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ होती। सैलाब ठीक है, उसके इम्पैक्ट आया, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, उस पर बात भी करेंगे, लेकिन उसमें तो आपने अभी भी मस्बत ग्रोथ है। मेजर फैक्टर जो है आप कह लें कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, मैन मेड क्राइसिस है। नेशनल डिजास्टर बहुत बड़ा इसमें फैक्टर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने इंपोर्ट्स को जिस तरीके से इन्होंने कदम लगाई कि दिवालिया होने से बचें, बजाय इसके कि ये सिंसियर एफर्ट्स करते कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो, इनके पास फॉरेन इनफ्लोज आए, उसके बाद जो इंपोर्ट्स है जरूरी एसेंशियल इंपोर्ट्स है वो करने के लिए इनके पास डॉलर्स हो, इन्होंने कहा जी कि इंपोर्ट्स का गला गौंड दो और उसके साथ ही आप जो है डिफॉल्ट से बचेंगे। उसका नुकसान क्या हुआ? एक तरफ तो इन्होंने शुरू में कोशिश की IMF करने की, नहीं हो, इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई, उसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी बढ़ गई। गैस की कीमतें इन्होंने बढ़ाई, मिनी बजट लेके आया, मिनी बजट तो नहीं था, वो पूरा बजट था। उसके बाद इन्होंने बाकी इकदाम किए जो सबसे जो कदर है उसको डीवैल्यू किया। रुपए की कदर में मेरा ख्याल कुछ
तकरीबन इन्होंने अभी एवरेज जो एक्सचेंज रेट लिया वो कुछ 247.84 का ₹1 इन्होंने लिया है। एवरेज है, एवरेज लिया है, एवरेज लिया है। वैसे तो ओपन मार्केट में इस वक्त जो रेट है 310-313 रुपए का $1 है। इंटरबैंक में कोई 285-286 रुपए का हवाला और हुंडी इसका नुकसान आप कामरान देखिए ना। ठीक है। अब इसका नुकसान क्या होता है, क्यों ना कंपैरेटिवली हम रुपए में तो बाकी जो दुनिया की मैशियत है उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। डॉलर की वैल्यू जो है वो किसी भी इकोनॉमी की इस्तेमाल होती है उसकी इकोनॉमी का साइज देखने के लिए, पर कैपिटा इनकम देखने के लिए। और वजीर खजाना सागदार साहब भी फरमाते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो G20 में लेके जाना चाह रहे थे आज से 5-6 साल पहले, उनका जो हदफ था। बट अब यहाँ पे मुख्तलिफ सूरत हाल है। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज पिछले माली साल में था वो कुछ $375.4 अरब का था। उस वक्त जो रुपया था वो मजबूत था। एवरेज एक्सचेंज रेट जो पिछले साल में था कोई $177 का $1 था। आज एवरेज एक्सचेंज रेट 247 का है, इंटरबैंक का रेट 285 है। बट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारी जो जीडीपी का साइज है उसमें $34 अरब की कमी हुई है। और उसके बाद ये कोई 341.5 अरब की पाकिस्तान की जीडीपी का साइज अब रह गया। हम बजाय हमारा साइज जीडीपी का बढ़ने का, इकोनॉमी का, हम सुकड़ गए। दूसरी तरफ इंडिया है वो G20 का मेंबर है, उसको पॉलिटिकली भी वो यूज कर रहा है। हमारी हालत ये है कि बजाय हम एक्सपैंड करें, जीडीपी का साइज डॉलर टर्म्स में 9% कम हुआ है। ये सूरत हाल पर कैपिटा इनकम की है। पिछले साल $1,766 फी का आमदन थी पाकिस्तान की। हर पाकिस्तान की एवरेज रेट होता है, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। बट इस साल बजाय उसमें बेहतर होने की सूरत हाल 11.2% की कमी हुई है। और हमारी जो पर कैपिटा इनकम में $198 की कमी होने के बाद अब ये सिर्फ रह गई $1,568। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। यही हालत बाकी इंडिकेटर्स की काम है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये वो साल है कि जिसमें हमने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। कि एक तरफ आपकी पर कैपिटा जो इनकम है उसमें डिक्रीज आया सिग्निफिकेंटली, दूसरी तरफ आपकी जो महंगाई की शरह है वो ऑलमोस्ट 37% है और 59 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा है। तो उसका फिर आप इंपैक्ट देखें तो इस वक्त हर चीज आई थिंक स्टैंड स्टिल है। आप जहां भी चले जाएं मतलब लोग बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई आगे सिल्वर लाइनिंग या वे आउट नजर भी नहीं आ रहा कि हम पॉलिटिकल मामलात में इतना इंट्रेंच्ड हैं कि कोई वे आउट भी नजर नहीं आ रहा। और ये बहुत बड़ा आई थिंक प्रॉब्लम है। और इस पर और वजह यह है कि वो आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि ये May 9 के वाकयात हों या प्रोजेक्ट इमरान खान को वाइंड अप करने की जो भी एफर्ट हो रही है उसमें यह है कि इसहाक डार साहब और उनकी जो कारकर्दगी है या पीडीएम की जो मुआशी कारकर्दगी है उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो रही। तो ये इनके लिए कल के प्रोग्राम में डिटेल में बात करनी है कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खासा दिवालिया हो जाता है, क्योंकि इनके पास तो कोई बैकअप प्लान नहीं है, तो क्या होगा पाकिस्तान के साथ। हम ये नहीं कह रहे कि हो रहा है, हम कह रहे अगर हो जाए जब भी हो रहा है। वैसे वो ब्रेक लेते हैं, आपने वो रुपए थोड़े से नंबर्स की अगर स्लाइड देख रहे हैं, देखिए एग्रीकल्चर में इन्होंने जो ग्रोथ दिखाई है बावजूद इसके कि जो आपकी मेजर क्रॉप्स है उसमें -2.5% ग्रोथ है, नेगेटिव। ठीक है। कपास -23%। इसी तरह बाकी जो आपके कॉटन जिनिंग है वो भी नेगेटिव। लाइफ स्टॉक में इंटरेस्टिंगली ये ग्रोथ दिखा रहे हैं, हालांकि फ्लड्स की वजह से उसके ऊपर इंपैक्ट था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर ली, इंडस्ट्रियल ग्रोथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो नेगेटिव है। तो कोई ऐसा इंडिकेटर है नहीं जिसको हुकूमत बेस बनाए। इंडिकेटर हमें भी हो तो आई थिंक ग्राउंड में आप चले जाएं तो आपको चीजें खुद सारी पता चल जाएंगी। वो डिफॉल्ट वाली चीज में तो बाद में आएंगे। लेकिन अब हमारी हालत ये है कि पिछले साल जब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तब्दीली हो रही थी तो श्रीलंका जो है वो ऑफिशियली जो है वो डिफॉल्ट कर गया था। फिर वो IMF के साथ उन्होंने अपने जो भी कर्जे हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया। और अब हालत ये है कि जो श्रीलंका की करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में अब वो पाकिस्तान से बेहतर है। मतलब वो डिफॉल्ट हुए और उसके बाद जो प्रोग्राम है गए IMF के, तो अब उनकी जो लोकल करेंसी है वो बेहतर हो रही है। ऑन दी अदर हैंड अभी हम डिफॉल्ट नहीं हुए और हमारी जो अगर श्रीलंका के साथ मुकाबला करें तो हमारा जो रुपए की कदर है वो ज्यादा तेजी से गिर रही है। यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो फिगर्स आपको बताए कि तमाम अहदाफ मीट नहीं किए, लेकिन ये भी इसमें आधी कहानी है। जो पूरी कहानी ये है कि ये भी खबरें आ रही हैं, यही अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद अभी भी हुकूमत ने कोई इसमें मैनिपुलेशन की है, कोई गड़बड़ की है। अभी भी फिगर्स पूरी तरह ठीक नहीं बताए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो इस माली साल के अदादोशुमार ब्रेक से पहले हमने आपको बताए कि कोई भी हदफ हुकूमत जो है वो पूरा नहीं कर सकी, लेकिन जो असल कहानी है वो अब हम डिस्कस करेंगे कि बावजूद इसके कि जो नंबर तो कोई इतना हौसला अफजा नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इस जो नंबर है या अदादोशुमार है इसमें भी थोड़ी सी कोई मैनिपुलेशन की गई है। तो ये शहबाज कितनी हकीकत है कि हालांकि गवर्नमेंट ने कोशिश करके
जो आपका बड़ा फिगर था तरक्की का, मुआशी तरक्की का, वो 5% था इस माली साल का, और 0.3% उन्होंने दिखाया है। तो क्या इसमें हकीकत है कि जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जो उन्होंने ओरिजिनल पहले नंबर दिया था, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो तो नेगेटिव में जा रहे थे, और इसमें फिर ये गवर्नमेंट के दबाव की वजह से कुछ रद्दोबदल किया गया। मिसमैनेजमेंट इनके अभी हर चीज में हो रही है। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के साथ इनके गवर्नेंस के बड़े सीरियस इश्यूज आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इनके इश्यूज आ रहे हैं। नेशनल अकाउंट्स कमेटी जो एक बॉडी होती है जिसमें सूबों की और वफाकी वजारतों की नुमाइंदगी होती है, इस कमेटी को सेक्रेटरी प्लानिंग जो है वो चेयर करते हैं, और नेशनल अकाउंट्स कमेटी जो है वो प्रोविजनल जीडीपी ग्रोथ नंबर एक इस साल के वो जो भी करंट ईयर होता है उसको वो मंजूरी देती है, जो पिछले साल का नंबर होता है वो रिवाइज करती है। रिवाइज क्यों करती है कि ये जो आज नंबर हम जिसकी बात की है 0.3% की, ये 9 माह के डाटा के बेस के ऊपर है। इसको फिर ये एनुलाइज कर लेते हैं अगले 3 माह के ऊपर, इसको अप्लाई करके तो एक कैलकुलेटेड माली साल होता रहा है, जब वो साल रिवाइज होता है, नंबर वो पूरा होता है, वो पूरा माली साल आता है, पूरा डाटा है, तो पिछले साल का रिवाइज कर और ये इनको जो अदाद-ओ-शुमार है प्रोवाइड कौन करता है, ऑन व्हाट बेसिस दे? इनको अदाद-ओ-शुमार सूबे प्रोवाइड करते हैं, वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक पूरा सिस्टम है, ये हवा में नंबर्स नहीं होते। जैसे हम मंथली रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि इंपोर्ट्स इतनी होगी, एक्सपोर्ट्स होगी, इन्फ्लेशन का ये नंबर है, रेमिटेंस का ये नंबर है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ये ग्रो कर रही है, कंस्ट्रक्शन में क्या चल रहा है, वो नंबर्स रिपोर्ट हो रहे होते हैं, सिस्टम में फीड इन हो रहे होते हैं। ये नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग कॉल की गई 18 मई को, इन्होंने पोस्टपोन कर दी क्योंकि जो नंबर आ रहा था वो आ रहा था -0.5%। उसके बाद कोशिश की गई कि किसी तरीके से इसको पॉजिटिव कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि वो कर दी, टारगेट तो हमारा मिस हो रहा है पहले 5% का, तो अगर -0.5 है तो पॉजिटिव 0.3 से क्या फर्क पड़ता है, ये कहा जा रहा है ना। ये एक पॉलिटिकली एक इसको सेलेबल हो जाती है चीज के, एक बजाय कि आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई है इकोनॉमी जो आपकी है, वो उसमें वो पिछले साल के मुकाबले में नेगेटिव ग्रोथ है, आपका जो मामूली ग्रोथ है। वैसे मैं हैरान हूं कि अब बेंचमार्क इस गवर्नमेंट का क्या बन गया है कि मतलब वो नेगेटिव में जा रही है कि वो 0.3% जो है ना उसको इस पे ये खुश हो रहे हैं, इसमें खुश हो रहे हैं। हालांकि गैप देखिए 18 मई को मीटिंग थी, उसको 19 मई के लिए किया गया, फिर 19 से उसको मंडे को किया गया, मंडे से इसको वेडनेसडे को किया गया, फिर वेडनेसडे को भी 12 बजे का टाइम था। अब मसला ये था कि जो चीफ स्टैटिस्टिशियन है डॉक्टर नईमुल हक, अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं वो, जिनकी जिम्मेदारी है और उनकी एक टेन्योर पोस्ट है, उनको आसानी से आप निकाल नहीं सकते। लेकिन जब आपने किसी की आर्म ट्विस्टिंग करनी हो तो आपके पास 100 तरीके होते हैं करने के, हुकूमत के और रियासत के। तो इस केस में उन्होंने 12 बजे मीटिंग रखी, 12 बजे को टाइम 6 बजे कर दिया, 6 बजे का टाइम 8 बजे कर दिया, 8 बजे का टाइम 10 बजे कर दिया, 10:30 बजे मीटिंग शुरू हुई, रात को 1:45 बजे मीटिंग खत्म हुई। वजह के पीछे नंबर नहीं तैयार हो रहा था, तो वो गवर्नमेंट दिखाना पॉजिटिविटी की जो बात थी। अब जरा ये कहते हैं कि जी काफी ज्यादा दबाव डाले गए और बात कुछ धमकी तक भी गई, लेकिन जब हमने बात की चीफ स्टैटिस्टिशियन से, उनसे मैंने वर्जन मांगा तो उन्होंने धमकी वाले फैक्टर को तो मेरे पर कोई दबाव नहीं था, हुकूमत ने मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, हमने जो नंबर बनता था वही दिया। मैंने उनको 3-4 स्पेसिफिक सवाल भेजे, उन सवालों के उन्होंने जवाब नहीं दिए, लेकिन कहा कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे लगता है कि गड़बड़ हुई है। हम हुकूमत को हमारी ऑफर है कि आइए एक्सप्लेन करें, इस चीज को डिफेंड करें। जो पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट एक रिपोर्ट थी, जब सैलाब आया तो उसके बाद दुनिया से हमने कहा बहुत नुकसान हो गया, तो दुनिया को हमारे ऊपर एतबार नहीं था, तो वर्ल्ड बैंक लेड एक एफर्ट हुई कि एक रिपोर्ट बनाएगी कि सैलाब से कितना नुकसान हुआ। नाज़रीन को $30 अरब का एक रिपोर्ट आई थी कि $15 बिलियन के रफली आपके लॉसेस थे और इतना ही पैसा आपको रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए चाहिए था। तो उस रिपोर्ट के अंदर जो लाइफ स्टॉक का एक उसमें सब सेक्टर है, उसमें इन्होंने दिखाया है कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख जो जानवर थे वो पैरिश हो गए। ये रिपोर्ट के अंदर 2-3 जगहों पे कोट हुआ और वो रिपोर्ट हमने जिनीवा में लॉन्च की, दुनिया के सामने शेयर की। तो 10 लाख जानवर जब मारे गए सैलाब की वजह से, उसके बावजूद अगर आप लाइफ स्टॉक का सेक्टर देखते तो उसमें तो इन्होंने 3.8% ग्रोथ दिखाई हुई है। तो मैंने पीबीएस के लोगों से पूछा कि वो 10 लाख जानवर मारे गए थे, इधर ग्रोथ कैसे आ गई? उन्होंने कहा जी हमें जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी ने नंबर दिया था वो 2 लाख जानवरों का दिया था। तो या तो ये 2 लाख जानवरों का नंबर गलत है, या वो जो 10 लाख का नंबर हमने दुनिया के साथ शेयर किया है वो गलत है। कोई दोनों में से एक दायरा झूठ बोल रहा है। अब जो पीडीएनए की रिपोर्ट है वो भी प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंडर वो बनी है, और ये जो पीबीएस है ये भी प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंडर आता है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी को भी सेक्रेटरी प्लानिंग चेयर करते हैं, तो फिर गलत बात कौन कर रहा है? यहां से शकूक व शबात पैदा होते हैं। कामरान, इसी तरीके से अब अगर आप देखें, दूसरी जो बड़ी बात थी उस दिन फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमें बताया गया है
इसका नेशनल अकाउंट्स कमेटी का एक वर्किंग पेपर बनता है। वो वर्किंग पेपर जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स के साथ शेयर होता है, वो उसको देखते हैं। पहले तो ये एक रवायत होती थी कि आप सूबों को डिस्पैच कर देते, वर्किंग पेपर 1-2 दिन पहले भेजा जाता था, फिर ये मीडिया को लीक हो जाता है, ये हो जाता है, मौके पे दिया जाता है। तो मौके पे भी वर्किंग पेपर नहीं दिया गया, एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई, उस प्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर जो है वो उन्होंने उस नंबर की तो मंजूरी समझ आता है ना कि मीटिंग का जो टाइम है वो बार बार क्यों तब्दील किया जाता रहा, कि इतना हमने जो है वो होमवर्क किया है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, मतलब एक जो नंबर है कि जिस तरह आप कह रहे थे कि शायद जो ओरिजिनल था वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, मसलन माइनस में थी हमारा जो भी इस साल की जो तरक्की की शरह। दूसरी तरफ जो डॉक्टर हफीज पाशा है, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि इस माली साल पाकिस्तान की जो मईशत है वो 3% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हाउ ट्रू डू यू थिंक दैट इज? क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF के अगर आप फिगर्स देखें तो वो जो गवर्नमेंट ने अभी फिगर दिया है उसके जरा ज्यादा क्लोज लगता है। देखिए, वो हफीज पाशा का कितना? जो वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF है ना, इनके पास अपने कोई डाटा सेट नहीं है। इनको जो हुकूमत रिपोर्ट करती है उसकी बेस के ऊपर ये अजम्पशंस अपने लेते हैं। तो जो हुकूमत नंबर दे देती है, जो ऑफिशियली अप्रूव होता है, उसको उनको लेना पड़ता है। अब इस केस में वो ये जरूर कह सकते हैं हुकूमत को कि आप अपने नंबर को दोबारा देख लें, बट दे कैन नॉट डिनाई इट। अब अजम्पशन है कि जी आपके कोई काम किस स्पीड से होगा, उसके क्या फैक्टर्स होंगे। अब सैलाब आ गए, या ये कि जिस तरीके से इन्होंने लार्ज स्केल इसको इंपोर्ट्स को इन्होंने कर्व किया, तो उसके मुताबिक तो इनकी जो ग्रोथ है वो तो नेगेटिव ही फिर आनी थी ना। जो वर्ल्ड बैंक की और IMF की अजम्पशन ये थी कि जब प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा फरवरी में, उसके बाद इंपोर्ट्स ओपन हो जाएंगे। उसके बावजूद वो 0.4% की ग्रोथ दिखा रहे थे ऑन द बेसिस के इंपोर्ट्स को ये खोलेंगे। इन्होंने नहीं खोला, बजाय कि उसको रिलैक्स करते उन्होंने और ज्यादा टाइट कर दिया। तो फैक्टर्स तो चेंज हो गए ना सारे। अब ये 2-3 और चीजें देखें कामरान, जो इन्होंने लगता है ऐसे कि गड़बड़ उन जगहों पे की है जहां पे उसको पकड़ना इतना आसान रहा हो, इन अ वे कि एग्रीकल्चर जैसे लाइफ स्टॉक है, आपने घर घर जाके जानवर तो नहीं काउंट करना ना। बिल्कुल ठीक है। आपने उधर से गड़बड़ कर स्लॉटरिंग अब इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट PDNA में लिखा हुआ है कि जो लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ तकरीबन 10 लाख जानवरों का, उसकी वजह से इसका ओवरऑल इंपैक्ट आएगा इंडस्ट्री के ऊपर भी और बाकी जगहों के ऊपर भी। तो बजाय इसके नुकसान आने के, यहाँ पे ये उसमें स्लॉटरिंग में इन्होंने कोई 6.3% की स्लॉटरिंग में ग्रोथ दिखाई हुई है, जो कि पिछले साल जब सैलाब नहीं था, कुछ नहीं था, तो 6.2% ग्रोथ थी। इसी तरीके से अब एजुकेशन है, अब एजुकेशन के अंदर उन्होंने हाईएस्ट एवर ग्रोथ दिखाई हुई है एजुकेशन सेक्टर के अंदर 10.4%। कोविड में आपको पता है हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था, ठीक है, उसके बावजूद इस साल जो कोविड में इन्होंने उसमें हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ दिखाई वो 8.5% दिखाई हुई है, कोविड के पीरियड से भी ज्यादा दिखाई हुई है। तो इस तरह की इन्होंने जो हरकतें की हैं, कॉटन खैर वो उसको इतना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जितनी दिखानी चाहिए थी, कहा यह जा रहा है, उसे कम दिखाई जा रही है। अब नाज़रीन, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसपे हुकूमत का राइट बनता है वो दिफा करे। मेरी कल पूरी कोशिश थी कि मैं चीफ स्टैटिस्टिशियन से मैं उनका वर्जन लूं, उनको मैंने सवाल भी भेजे, उनका मैंने ऑफिस में भी विजिट किया, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। उनको मैंने 3-4 बड़े सवाल भेजे थे। पहली बात ये कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पहला जो वर्किंग पेपर इन्होंने तैयार किया था उसमें मनफी 0.5% ग्रोथ थी, तो अगर ये बात दुरुस्त है या नहीं, इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बात भी दुरुस्त है कि आपने वर्किंग पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट ही कोई नहीं किया मीटिंग के दौरान, क्या ये ऐसा पहली दफा हुआ नेशनल अकाउंट्स कमेटी की हिस्ट्री में? उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। फिर उनसे मैंने ये पूछा कि जी आपको जो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मनफी 0.5% जो कहा जा रहा है कि ग्रोथ थी, जो पहला नंबर आ रहा था उसको 0.3% ग्रोथ किया, उसके क्या फैक्टर्स थे, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। जिस चीज का उन्होंने जवाब दिया वो सिर्फ ये है, मैंने उनसे पूछा क्या हुकूमत ने आपको किसी किस्म की कोई धमकी दी? उन्होंने कहा जी इट इज नॉट करेक्ट। तो मैंने उनसे फर्दर फिर उनको मैंने मैसेज किया, आप बता दीजिए कि वर्किंग पेपर शेयर हुआ या नहीं हुआ। -0.5% का जो नंबर था वो आपको उनको कहा गया, आपको मजबूर किया गया कि आप उसको करें, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये उनका राइट है, वो जवाब जब भी देना चाहे हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी हम उनकी स्टोरी करने के तैयार है और द रिव्यू के प्रोग्राम में भी हम उनको ऑफर करते हैं। जब वो आना चाहे, जिस वक्त आना चाहे, अपना पोजीशन देना चाहे वो दे सकते हैं। कामरान, 2 लोगों का नाम लिया जा रहा है वजारत खजाना में, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इस पर रोल प्ले किया। मैंने उन दोनों से इंडिविजुअली राब्ता किया, दोनों ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, दोनों ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमने इनको सिर्फ डाटा प्रोवाइड किया है, नंबर्स जो निकाले हैं वो PBS ने निकाले और PBS ही जिम्मेदार है। बल्कि उनमें से एक सीनियर जो बंदे थे उन्होंने ये यहां तक कहा
कि अगर चीफ स्टैटिशियन या कोई भी पीबीएस के लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो रिजाइन कर दें, सामने आ जाए। तो उन्होंने वो तो अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। जो सारी रिस्पांसिबिलिटी आ रही है ना, चीफ स्टैटिस्टिशियन है, वो एक तो वैसे उन पर मुबैयन तौर पर जो आप कह रहे हैं, लेकिन कामरान एक बात बताऊं, ये ऑफिसर कॉम्पिटेंट है, इनके ऊपर पिछले साल दबाव आया था, पिछले साल इन्होंने सस्टेन कर लिया था दबाव, चले, क्योंकि पिछले साल भी हुकूमत की कोशिश थी कि 6% ग्रोथ। मैं जो बात करने लगा था ना कि एक तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का दबाव तो होता ही है, ऊपर से आपके जो सवालों की भरमार है, तो आई एम श्योर कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो मतलब मुतवाजन नहीं रहा होगा। तो मतलब जाहिर है कि काफी मुश्किल ये काम है, वो भी पाकिस्तान के मामलात को इस तरह से देखना। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, एक तो ये चीजें चल रही हैं, दूसरी तरफ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जो हुकूमत है उसकी शाह खर्चियां जारी हैं और किस तरह से वो नवाज रहे हैं अरकान असेंबली को। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि इस हुकूमत को एक जोश चढ़ा था कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसको देखते हुए अपने अखराजात कम करें। एक नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी भी बनाई थी, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम के सामने रखी थी और बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े ऐलान किए थे कि कैसे इस मुश्किल सूरत हाल में जो हुक्मरान तबका है वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन ये तो सिर्फ बातें थी, हम उस वक्त भी कहते थे कि दरामद हो तो तब पता चलेगा। और अब ये कहानी है कि एक तरफ तो अपने शुरू में हमने डिस्कस किया कि हमारी मईशत की क्या हालत है, हमारे पास पैसे नहीं है पंजाब और केपी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है इलेक्शंस करवाने के लिए। लेकिन इसी हफ्ते इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने 20 अरब की एक और ग्रांट जो है वो मंजूर की है हमारे जो मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली हैं। और ये फिर कैसे हो रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या कोई कौमी असेंबली के अंदर या ईसीसी के पास कोई नोट छापने वाली मशीन है कि वैसे तो हमारे पास पैसे इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है लेकिन अरकान असेंबली के लिए है? देखिए, मैंने उस वक्त नंबर से ये चीज प्रूव की थी कि यहाँ पे नीयत का मसला है, पैसों का मसला नहीं है। ठीक है, हम दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी ठीक है कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। हमने कौन से आईएमएफ की बात मानी है जो यहाँ पे हम उनको इतना हमने मान लिया कि हमने इनके लिए 20 अरब या 21 अरब रुपए के इलेक्शंस के लिए नहीं दिए। ईसीसी ने टोटल 36.2 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अप्रूव की हैं, जिसमें से 20 अरब ये है, बाकी कुछ और भी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स थी। 4 अरब वजारत दिफा के लिए इन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव की, क्योंकि उनके जो सैलरी का बजट था उसमें 4 अरब रुपए की कमी होगी बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, तो 4 अरब उनको वहां दिया गया, यहाँ पे 20 अरब रुपया इजाफी दिया गया। अब सिर्फ ये 20 अरब नहीं है, पहले तो ये बता दें कि पार्लियामेंटेरियंस को पैसे दिए कैसे जाते हैं, इस पर हमने पहले भी बात की थी। थोड़ा सा इसको ब्रीफ रखते हैं, टाइम हमारे पास कम है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से एक यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि दुनिया के अंदर जो इंडिकेटर्स है हेल्थ के, ओवरऑल सोशल सेक्टर के, उनको इंप्रूव किया जाए। हमने इस नोबल कॉज को इस्तेमाल हम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, जिसमें पीटीआई की हुकूमत भी शामिल है, पीएमएलएन की भी शामिल पिछले वाली हुकूमत थी, और ये भी हमने जो पार्लियामेंटेरियंस की जो स्कीम्स है उसको फंड करना है। पार्लियामेंटेरियंस की जो स्कीम है कोई बुरी चीज नहीं है, ये स्कीमें अच्छी होती हैं। देहातों में, अर्बन एरियाज में सड़कें चाहिए, बाकी आपको बिजली की स्कीमें होती हैं, गैस की होती हैं, लेकिन इनको ये वाली जो फंडिंग दी जाती है ये नॉर्मल जो चैनल होता है उस चैनल के जरिए जो अप्रूवल प्रोसेसेस होते हैं वहां पे नहीं थे। इसके लिए एक स्पेशल स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है। इस साल का बजट जो था वो 70 अरब रुपए रखा गया और उसको बाद में जब इन्होंने बढ़ा दिया 87 अरब रुपया। क्यों 87 अरब? क्योंकि जितने वोट मिले थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पर एमएनए, इनका ख्याल था कि उनके हल्के में ये जो 50 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। अब 87 अरब को कुछ दिन पहले इन्होंने कर दिया 90 अरब। अब उसमें से मजीद उसमें से इन्होंने कोई दे दिया इनको 21 अरब रुपया, 20 अरब ये और 1 अरब एक और दिया इन्होंने बाद में, पहले से दिया था। तो अब 111 अरब दिया जा चुका है इस माली साल में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है उसका मिसयूज भी होता है। ये 59% ज्यादा है। और जो नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट थी कामरान, उसकी ये सीवियर वायलेशन में आता है। और ना सिर्फ ये, अगले साल कहा यह जा रहा है कि 90 अरब रुपया रखा जाएगा इस मद में। इस साल कितना रखा गया था? 70 अरब और हो गया 111 अरब। अब अगले साल का जो प्रपोजल अभी फाइनल नहीं है, हो सकता है इससे बढ़ जाए, मजीद हो सकता है कम हो जाए, वो 90 अरब रुपए का है। और इन्हीं इकदामात की वजह से फिर जो अवाम का एतमाद है, हमारे जो सो कॉल्ड मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन पर फिर होता नहीं। या तो आपके यहाँ पैसों की रेल पेल हो, आपकी मईशत बहुत ज़बरदस्त तरक्की कर रही हो, हम इस पे क्वेश्चन नहीं करते कि हो सकता है कि ये जो भी स्कीमें हैं इसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि उनके हल्के के लोगों को होता हो, लेकिन इस वक्त जो आपकी तरजीहात हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी जो सूरत हाल है, उसमें तो कम अज़ कम ऐसे इकदाम जो हैं वो बिल्कुल वाइज नहीं है। और खास तौर पर जब ये पैसे इसमें ज़िया का अंसर ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर आपके रेगुलेटरी, ये तो आपको पता नहीं कि और होते हैं। और जाहिर है कि ये जो गवर्नमेंट के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं,
आपको पता है कि छोटे से छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें आपको कट और कमीशन तो वो बिल्कुल 100% होता है। एनीवेज, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद थोड़ा तस्करा करेंगे कि जो इस हफ्ते श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया भारत ने, क्या भारत को सिफारती कामयाबी मिली या पाकिस्तान जो है उसको किसी तरीके से अपना जो नुक्ता नजर है वो बताने में कामयाब हुआ। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते जो पहले भी हमने जिक्र किया था कि मकबूजा कश्मीर श्रीनगर के अंदर भारत ने मेजबानी की G20 की एक मीटिंग की और ये बुनियादी तौर पर एक जो टूरिज्म का वर्किंग ग्रुप है G20 का, उसकी ये मीटिंग थी। ये क्यों सिग्निफिकेंट थी? एक कि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट था जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हुआ, खास करके 5 अगस्त 2019 को जो भारत का फैसला था कि कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है उसको खत्म कर दिया जाए। और इस तनाजुर में भारत का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था कि दुनिया या पाकिस्तान जो मर्जी समझे, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हालात हैं अब वो बेहतर हो रहे हैं और इतने बेहतर हो गए हैं कि हम बाहर से लोगों को बुला के जो तरक्की है, जो डेवलपमेंट है सो कॉल्ड, वहां पर वो दुनिया को दिखा सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या भारत ऐसा करने में कामयाब हुआ? आई थिंक इट डिपेंड्स कि कैसे आप चीजों को देखते हैं। पाकिस्तान के एतबार से देखें, गिवन हमारी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमारे ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं। आई वुड से कि उसको देखते हुए भी देखें G20 के अंदर जो कम से कम 3 जो बड़े मुल्क थे उन्होंने उसका बायकॉट किया। उसमें चीन, उसने पब्लिकली उसका इजहार किया, सऊदी अरेबिया एंड टर्की, ये तीनों मेंबर हैं G20 के। जबकि उसके साथ जो स्पेशल कोई इन्वाइटी थे उसमें इजिप्ट और एक ओमान, इन दोनों को भी भारत ने हालांकि स्पेशली इन्वाइट किया था, इन दोनों ने भी इस इजलास में शिरकत नहीं की। तो इस एतबार से आई थिंक कि पाकिस्तान की आप एक लिहाज से कामयाबी कह सकते हैं। और एक और जो फैक्टर था कि यूएन के एक जो इंडिपेंडेंट मुबस्सिर थे इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पहले, उन्होंने पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को सपोर्ट किया कि ये मकबूजा इलाका है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, ह्यूमन राइट्स की यहाँ पे वायलेशन हो रही हैं। तो भारत भले मेजबानी करे G20 की किसी भी मीटिंग की, लेकिन इस मुतनाज़ा इलाके में नहीं। और इवन कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जो एक इदारा है, उन्होंने भी इसके ऊपर सवालिया निशान हुए कि वहां पर तो इवन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है। और एक और भारत का अपना जो मीडिया है, द क्विंट, उनका एक मीडिया आउटलेट है, उन्होंने भी वहां पे सवालात उठाए कि 2 के सामने तो बड़ा जबरदस्त दिखाया भारत ने जो जगह पे जहां पे इनेकाद हो रहा था, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ भारत ने वहां पर जो चेक पोस्ट हैं, जो मिलिट्री प्रेजेंस है, उसको कैमोफ्लाज करने के लिए 44 करोड़ रुपए यानी कि इंडियन रुपीस, पाकिस्तान में करेंगे तो शायद 1 अरब से ज्यादा ये बन जाएंगे, ताकि वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इस तरीके से ना दिखें। लेकिन नेवरदलेस इंडिया समझता है कि उनकी इट्स अ सक्सेस। बहुत से जो वहां पे लोग वहां पे उन्होंने शिरकत की और उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो इट डिपेंड्स कि आप चीजों को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, इसमें चाइना का तो जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, उनकी तो समझ आती है कि उनका खुद वो अब एक डिस्प्यूटेड पार्टी हो गया। और मेरा ख्याल इन अ वे इंडिया ने ये स्टेप लेके चीज़ों को एस्केलेट इसलिए कर दिया कि चाइना अब डायरेक्टली इसमें एक पार्टी बन गया है। पहले चाइना हमेशा उसकी स्टांस ये रहा कि पाकिस्तान और इंडिया को कश्मीर का मसला जो बैठ के खुद हल करना चाहिए, अब वो इसमें पार्टी बन गई। लद्दाख का उसके बाद भी, और ये उसका थोड़ा सा डिफरेंट स्टांस है विच गोज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया का एक थोड़ा सा मुझे एक हुआ है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया बहुत करीब आ रहे थे एक दूसरे के। यूएई ने शिरकत की है, बट सऊदी अरेबिया भी बहुत करीब इंडिया के आ रहे हैं, उनकी विजिट्स भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है, उनके इन्वेस्टमेंट के बहुत ज्यादा है। सऊदी अरेबिया का जो इसका बाइकआउट करना है, ये मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवन के मोर देन चाइनीज बाइकआउट। आप ये बता दूं कि ऑफिशियली उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन उनकी तरफ से जो कोई ट्रैवल जो एजेंसी होती है, उनके नुमाइंदों ने जरूर शिरकत की है कि शायद एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की है। इसमें आई थिंक जो रोल प्ले किया है, जो मेरी भी मालूमात हैं, पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की, लेकिन शायद पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पता नहीं लोग कितनी बात सुनते हैं। चाइना का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना आप देखें ना कि एक तरफ बेशक इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीन और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। और चीन जो है वो उभरती हुई ताकत है। तो अगर सऊदी अरब को इंतखाब करना पड़ेगा बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो ऑब्वियसली शायद चाइना का क्लाउड जो है वो ज्यादा है। तो इसमें चाइना ने आई थिंक एक इसमें जरूर रोल प्ले किया है, मुझे लगता है। लेकिन ये चीज पाकिस्तान की फेवर में गई है। बिलावल भुट्टो ने उसी टाइम पे वो भी मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे गया, उन्होंने खिताब किया, चीज को हाईलाइट किया। पाकिस्तान के पास फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस ना होने के बराबर है।
दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमिक सिचुएशन। दुनिया में पाकिस्तान के वो अब उस तरीके से इज्जत नहीं रही, और ये तब तक ऐसा सिचुएशन रहेगी जब तक हम इकोनॉमी को ठीक नहीं कर लेते। तो हमारी एटलीस्ट अभी तक ब्लेसिंग यही है कि हमारे साथ चाइनीज जैसे जो दोस्ती उनकी है वो चाइनीज की वो अपनी निभा रहे हैं, जैसे भी हालात हों। अभी भी उन्होंने हमें ये पैगाम दिया कि हम आपको इकोनॉमिकली डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, प्रोवाइडेड आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। तो हमने अपनी मर्जी की चीज वहां से उठा ली है कि चीन हमें दिवालिया नहीं होने देगा, लेकिन जो असल बात उन्होंने मैंने पहले भी बात की थी, चीन बिल्कुल आपको दिवालिया तो नहीं होने देगा, लेकिन वो जो हमारी मिस गवर्नेंस है, मिस मैनेजमेंट है, इनकॉम्पिटेंस है, उसका बर्डन जो है वो उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो रही बात ये कश्मीर वाला जो मामला है, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो इंपॉर्टेंट चीज है वही है, दुनिया तभी आपकी बात सुनेगी जब आपका कद काट होगा, जब आपकी, जैसे शहबाज ने कहा, मईशत मजबूत होगी, जब आप इंटरडिपेंडेंसीज पैदा करेंगे बाकी दुनिया के साथ, तो फिर आपकी बात में भी वजन होगा। तो इस हवाले से हमें सोचना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, शायद हमारी तरजीहात जो हैं वो कुछ और ही हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।